तो आज हमारा जो आर्टिकल है वो है दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको अवकल समीकरण बनानी है, हुज सॉल्यूशन इज गिवन, जिसका हल आपको दिया जाएगा। तो आपको एक समीकरण का हल दिया जाएगा और उसकी अवकल समीकरण आपको बनानी होगी। आप याद करें पिछले क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसमें हर क्वेश्चन में दो इक्वेशंस हमको मिलती थी। एक हमको मिलती थी नॉर्मल इक्वेशन और एक हमको मिलती थी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमको चेक करना होता था कि वो जो नॉर्मल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है या नहीं है। याद आया? और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें सॉल्यूशन दे दिया जाया करेगा। देखो ध्यान से थोड़ा याद करिए आप, पिछले एक्सरसाइज में दो चीजें दी जाती थी, एक अवकल समीकरण दी जाती थी और एक उसका हल दिया जाता था। हमको यही प्रूफ तो करना रहता था ना, सत्यापित करना रहता था कि जो हल दिया गया है वो इसी अवकल समीकरण का है, और हमने हर क्वेश्चन में यही किया। तो अब आप समझ रहे हैं, दो चीज पिछले एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में दी जाती थी, एक सॉल्यूशन और एक उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा आज का जो काम है वो क्या है कि हुज सॉल्यूशन इज गिवन, आज केवल सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे पिछले, अगर हम उसका कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं पिछली एक्सरसाइज का, तो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1, और उसके साथ एक दूसरी इक्वेशन उन्होंने दे रखी थी y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया जाता था। तो ये क्या चीज है बता सकते हैं? ये होता था हल, और ये क्या होता था? अवकल समीकरण। तो जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी थी उसमें हर क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन दिया जाता था हमको, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी जाती थी, और हमको चेक करना रहता था कि ये वाला हल इसी अवकल समीकरण का है कि नहीं है। ठीक है, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया। इसमें हमको क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन। आपको इस बार सॉल्यूशन दिया जाएगा, ये आपको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस इतना आपको दिया जाएगा और हल आपको दे दिया जाएगा, ये आपको नहीं मालूम रहेगा, सॉल्यूशन आपको उसका बनाना हुआ करेगा। लेकिन इसमें एक चीज और कि ये जो गिवन कर्व है हमारा, आप देख सकते हैं किस तरह से आपको दिखता है। ये एक तरीके का कर्व है, तो एक दिया गया वक्र ये है, यही किसी न किसी अवकल समीकरण का हल है और हमको इसकी अवकल समीकरण बनानी है। इससे एक चीज हमको और अब समझ में आती है कि ये जो एक कर्व है ये किसी न किसी अवकल समीकरण का तो हल है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि दुनिया का प्रत्येक वक्र किसी न किसी अवकल समीकरण का हल होता है। ये बात नहीं समझ में आई? आप चाहे जो वक्र उठा लें, पिछले एक्सरसाइज से आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उन सब में एक हल दिया हुआ था ऐसे कर्व जैसे, और एक उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता था। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमको समझ में आया इसको देख करके, वो ये समझ में आया कि प्रत्येक वक्र किसी न किसी अवकल समीकरण का हल अवश्य होता है। तो हम चाहें तो ये पॉइंट एक यहां पर नोट कर सकते हैं। प्रत्येक वक्र किसी न किसी अवकल समीकरण का, प्रत्येक वक्र किसी न किसी अवकल समीकरण का प्रत्येक वक्र किसी न किसी अवकल समीकरण का हल अवश्य होता है, ऐसे लिख देते हैं। अब आप देखें ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है और ये कर्व एक हल है
किसी अवकल समीकरण का। हमने अभी बगल में लिखी थी, उसको हमने साफ कर दिया। बट इतने पढ़ने से हमको एक जानकारी जरूर हो गई कि हर वक्र, आप जो भी कर्व देखेंगे, आपने परवलय पढ़ा, दीर्घवृत्त पढ़ा, आपने जो कुछ भी पढ़ा, वो सारे के सारे कर्व किसी न किसी अवकल समीकरण के हल जरूर होंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है? हमको आज यही करना है कि अब हल हमको दे दिया जाया करेगा और हमको उसकी क्या बनानी होगी? अवकल समीकरण। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, इस हल में आप देख सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि ये एक व्यापक हल है या ये एक विशिष्ट हल है? व्यापक हल है। व्यापक हल की क्या खास बात होती है कि उसमें स्वेच्छ अचर होते हैं। क्या इसमें कोई स्वेच्छ अचर है? कोई नहीं है। इसमें अगर कोई कांस्टेंट है तो ये विशिष्ट आपका एक नंबर है। तो ये हल एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये जिस भी अवकल समीकरण का है उसका ये कौन सा हल है? विशिष्ट हल है। याद करो, ध्यान नहीं आया आप सभी को? व्यापक हल उस हल को कहते हैं जिसमें स्वेच्छ अचर मौजूद होते हैं और जिसमें स्वेच्छ अचर की जगह पर कुछ हम पर्टिकुलर मान दे देते हैं। अगर यहीं पर ऐसा एक लिखा होता ऐसा, तो फिर ये स्वेच्छ अचर है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया? एक पर्टिकुलर मान दे दिया हमने कि इसकी जगह पर 1 ले लो। तो फिर ये क्या बन गया? ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। ये कैसा सॉल्यूशन है? ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये विशिष्ट हल है। फिलहाल मैं ये बताने के लिए कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं वापस हम यहां पर कि अगर हल दिया होगा किसी समीकरण का तो हम उसकी अवकल समीकरण कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसके मदद से आपको समझाता हूं। हमने एक इक्वेशन मान ली, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये हमने एक समीकरण मान लिया। अब आप इसको देखकर शायद आपको कुछ बातें याद भी आ गई हों। ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है और जिसकी त्रिज्या क्या है? आर। बात समझ में आई आपको? आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आप इस जगह पर आर की वैल्यू बदलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक नहीं बहुत सारे सर्कल आपको मिल सकते हैं। जैसे अगर हम आर की जगह पर 1 लिख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम आर की जगह 2 लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2 स्क्वायर करेंगे ना। अगर हम 3 लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर हमने 4 लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ऐसा करते करते हम असंख्य वृत्तों की इक्वेशन बना सकते। और ये सारे के सारे वृत्त कैसे होंगे? सारे के सारे सर्कल्स ऐसे होंगे जिन सब का केंद्र मूल बिंदु पर रहेगा। ये एक त्रिज्या वाला 1 रेडियस वाला, उसके बाद 2 रेडियस वाला, 3 रेडियस, 4 रेडियस, 5 रेडियस, और आप आर की वैल्यूज बदल बदल कर देखते जाइए, कसम से आप देखेंगे असंख्य वृत्त आपको मिल सकते हैं। यहां पर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? इस पहले वाले वृत्त का रेडियस 1, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 3, चौथे वाले का 4 और इसका रेडियस 5। अभी हमने केवल 5 तक रख के आपको दिखाए। तो आप क्या कह सकते हैं? ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये एक ऐसी समीकरण है जिसमें अगर हम आर की वैल्यूज बदल बदल के लिखते जाएं तो हमें ऐसे सभी वृत्तों के समीकरण मिल जाएंगे जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हैं। यह समझ आया आपको? तो ऐसी सिचुएशन पर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसे वृत्त के, अब बताओ ये केवल एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है या सर्कल की पूरी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? सर्कल के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। बस आप आर की वैल्यूज तो लिखते जाओ। तो ये किसी एक सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको दिख रहा है।
एक स्वेक शचर दिखता है। अगर इस स्वेक शचर के मान आप बदल बदल के लिखते जाएं तो आपको असंख्य सर्कल्स मिल जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये वृत्त ऐसे सभी वृत्तों के समूह को प्रदर्शित करता है जिन वृत्तों के केंद्र मूल बिंदु पर हैं। उस समूह को हम मैथमेटिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन की लैंग्वेज में कुल बोलते हैं। कुल, परिवार। अभी भी घरों में आप देखते होंगे जब कभी शादी बारातों के बातचीतें होती हैं, बुजुर्ग लोग बात करते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं, आपको सुनाई देते हैं, क्या कुल है उनका, कौने कुल के आए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यहां पर भी ये सिर्फ एक सर्कल को नहीं बल्कि ऐसे सभी वृत्तों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे वृत्तों के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। मैथमेटिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन की लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं उसको, कि यह ऐसे वृत्तों के कुल की समीकरण है, उनकी फैमिली की इक्वेशन है। सिर्फ एक वृत्त की नहीं, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। बस आर का मान आप लिखते जाओ। तो ये एक ऐसे वृत्तों के कुल की समीकरण है जिन सभी वृत्तों के केंद्र 0 0 पर हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम समीकरण 1 माने तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 ऐसे सभी वृत्तों के कुल को प्रदर्शित करता है जिन सभी वृत्तों के केंद्र मूल बिंदु पर हैं। अब बताएं, ये हमने लाइन लिखी, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि ये जो इक्वेशन 1 है ऐसे सभी वृत्तों के कुल, कुल का मतलब फैमिली पूरी, कुल को यहां पर हम बोल सकते हैं फैमिली, ठीक। ऐसे वृत्तों की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जिन सभी वृत्तों के केंद्र मूल बिंदु पर हैं। आपको करना क्या होगा, बस आर की जगह वैल्यूज चेंज करके आप लिखते जाएं, ऐसे सारे सर्कल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम क्या देखते हैं कि आर की वैल्यू बदल बदल के लिखते जाओ तो अलग अलग सर्कल आपको मिलेगा। अब हम क्या चाहते हैं आज करना, हम आज ये चाहते हैं कि क्या इन वृत्तों के प्रदर्शित करने की एक ऐसी समीकरण हो सकती है, जैसे थोड़ा ध्यान से देखें, ये ऐसे वृत्त को, भले ही ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आर की वैल्यू अलग अलग देनी पड़ती है, इसको देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है। आर की वैल्यू अलग अलग लिखोगे तो अलग अलग समीकरण मिलते चले आएंगे। हम किस काम के लिए इंटरेस्टेड हैं, हम ऐसे देखना चाहते हैं कि क्या वृत्तों के लिए, वृत्तों को प्रदर्शित करने की कोई ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है। देखो, ये एक बार में एक वृत्त को ही प्रदर्शित करेगी, असंख्य वृत्त अगर प्रदर्शित करेगी तो हर बार आर के अलग अलग मान लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये एक बार में केवल एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे ये उस वृत्त को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका केंद्र 0 0 त्रिज्या आर है। हम एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जो वृत्तों के लिए ही बने और ऐसी इक्वेशन बने कि बस वो समीकरण बता दे तो फिर उसमें किसी का मान रखने की जरूरत ना पड़े। वो ऐसी जादू वाली समीकरण हो कि वो इस टाइप के हर वृत्त को एक ही इक्वेशन केवल रिप्रेजेंट कर दे। देखो, फर्क समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो यहां पर आप कंफ्यूजन आ जाएगा आपको थोड़ा सा। फिर से, ये एक वृत्त की समीकरण है, ये एक बार में एक ही वृत्त को रिप्रेजेंट कर सकती है। अगर हमने आर की जगह आर लिख दिया तो 1 लिख दिया तो ये इस वृत्त को रिप्रेजेंट कर देगी। अगर हमने आर की जगह 2 लिख दिया तो इस वाले वृत्त को रिप्रेजेंट कर देगी। आर की जगह 3 लिख दिया तो
तो इसको रिप्रेजेंट कर देगी 4 लिखने पर इसको और 5 लिखने पर इसको। क्या ऐसा हो सकता है कि ये अकेली समीकरण 1 2 3 4 5 6 7 सभी वृत्तों को एक साथ प्रदर्शित कर दे? एक साथ तो नहीं कर सकती, एक बार में एक ही सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी जैसा आप लिख देंगे। लेकिन हम एक ऐसी समीकरण बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसी समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं जो इक्वेशन खाली एक इक्वेशन लिखे और उस प्रकार के सभी वृत्तों को प्रदर्शित कर दे। वो नहीं समझ में आया? कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? क्या ये इक्वेशन ऐसी है जो एक साथ सबको रिप्रेजेंट करती है? ना, इसमें आप आर की जगह एक लिखोगे तो केवल इसको प्रदर्शित कर पाएगी, बस। आर की जगह 2 लिख दोगे तो केवल इसको प्रदर्शित कर पाएगी। एक बार में एक सर्कल ही रिप्रेजेंट करती है। एंड आई एम इंटरेस्टेड टू मेक एन इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि इस प्रकार के वृत्त के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दे। उसमें यह नहीं होना चाहिए कि इसकी जगह ये रखोगे तो ये आएगा, इसकी जगह ये वैल्यू लिखने से ये मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। एक साथ पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर दे। हम ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं। ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है कुछ आइडिया आपको आ रहा हो। यहां पर आर दिख रहा है तो आर की अलग अलग वैल्यूज लिख करके हम अलग अलग वृत्त बनाते हैं। अब सारा झंझट कहां से है? आर से ही तो है। तो अगर आप एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जो एक साथ पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर दे, तो बस आपको ये क्या करना पड़ेगा? आर ही रिमूव करना चाहिए। क्योंकि जब तक ये आर रहेगा तब तक हर समय हमारे साथ यही प्रॉब्लम रहेगी कि आर की जगह 1 लिखोगे तो बस केवल ये वाला वृत्त प्रदर्शित होगा। आर की जगह 2 लिखोगे तो केवल ये वृत्त प्रदर्शित होगा। 3 लिखने से केवल ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर पाएंगे आप। तो सारा झंझट कहां से हमको दिख रहा है? आर से। हम इस आर को ही खत्म कर देना चाहते हैं। हम क्या कर देना चाहते हैं? इस आर का ही झंझट खत्म कर देना चाहते हैं। अगर आर खत्म हो गया फिर ये प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे? इसका अवकलन कर देते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब आप ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक क्या होगा? 2x y स्क्वायर का 2y डी डी एक्स ऑफ y आर स्क्वायर का 0। आप चाहें तो पूरे में 2 से डिवाइड कर दें। x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये क्या है? ये एक वृत्त के अवकल समीकरण है। किसकी अवकल समीकरण है? इस वाले की है, इस वाले की है, इस वाले की है, इस वाले की, इस वाले की, किस वाले की है? आंसर है सभी की एक साथ अवकल समीकरण है। तो अब आप देख रहे हैं, जब हमने इसको लिखा था तो इसमें जब हम 1 लिखते थे तो केवल यही आता था, 2 लिखते थे तो केवल यही आता था, 3 से ये, 4 से ये, 5 से ये, एक बार में एक सर्कल रिप्रेजेंट होता था। लेकिन ये ऐसी जादू वाली इक्वेशन है जो एक लिखी और पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इक्वेशन इसको प्रदर्शित करती है क्या? करती है। इसको करती है क्या? करती है। इसको करती है, इसको भी रिप्रेजेंट करती है, इसको भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो ऐसे सभी वृत्तों को प्रदर्शित करती है जिनका केंद्र कहां पर पड़ता है? मूल बिंदु पर। क्यों? क्योंकि अब इसमें आर का झंझट नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते आर की जगह 1 लिखोगे तो ये वाला मिलेगा केवल आपको, आर की जगह 2 लिखोगे तो ये मिलेगा आपको, 3 लिखोगे तो ये मिलेगा। ये वहां चलता था, यहां नहीं चलेगा अब आपका। समझ आई? तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऐसे सभी वृत्तों के कुल की अवकल समीकरण जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। इसको हम क्या बोलेंगे? यह ऐसे सभी वृत्तों के कुल की समीकरण है। ऐसे सभी वृत्तों के कुल की समीकरण है जिनके केंद्र कहां पर हैं?
मूल बिंदु पर हैं। अब बताएं क्या दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आया? तो एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि आखिरकार हम दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण निर्माण करना ही क्यों चाहते हैं? हम दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण क्यों करना चाहते हैं? तो हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब ये वाली समीकरण दी होती है तो इससे एक बार में एक ही वृत्त प्रदर्शित होता है, लेकिन जब हम अवकल समीकरण इसका बना लेते हैं तो एक बार में सारी वृत्त रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्क नहीं समझ आया आपको दोनों में? तो अगर आपको समझ में आ गया तो बताएं ये एक बार में कितने वृत्त प्रदर्शित कर पाएगी? केवल एक। और वो किस पे निर्भर करेगा? आर के मान पर। वेरी गुड। और ये एक बार में कितने वृत्त प्रदर्शित करेगी? पूरी फैमिली, असंख्य। ले जाओ, जादू वाली इक्वेशन है ये, इसको भी रिप्रेजेंट कर रही है, इसको 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 इसको, और यहां 150 बना दे, वैसे सबको प्रदर्शित कर लेगी अकेली दम पर। लेकिन ये एक बार में अकेली दम पर एक सर्कल रिप्रेजेंट कर पाएगी केवल, और वो डिपेंड करेगा आर की वैल्यू पर, जितना आप आर लिखोगे उसके आधार पर। अब आप मुझे बताएं आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गई या मेरे कहने से आपने हाँ बोल दिया बस? समझ आ गया ना? और इसके लिए मैंने क्या करना पड़ा? आर हटा देना पड़ा। ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया तो एक स्टेप और आगे चलते हैं। कुछ बच्चों का यहां सोचना होगा या नहीं है तो मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे यहां सोच रहे होंगे कि आर हटाना ही तो था आपको। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि आर आपको हटाना ही था, आपने अवकलन तो कर दिया, ठीक है आर हट गया। आर नहीं चाहिए ना आपको? चाहिए आर आपको? आपकी इस इक्वेशन में आर तो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आर नहीं चाहिए तो हम एक और काम करेंगे, उसमें भी आर नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करा आपने? एक बार हम और अवकलन कर देंगे इसका। देखिए x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 प्लस इसमें प्रथम द्वितीय लगेगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमको क्या मिला? y इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चों का यह कहना है कि आपको आर नहीं चाहिए था ना, तो इसमें आर नहीं था, आपने मान लिया, तो क्या इसमें आर है क्या? तो इसको भी मानो। समझ में आया कुछ? हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, थोड़ा उसको गौर से देखने का प्रयास करें। देखो आपका मेन मकसद यही था कि अवकलन करिए, आर को वहां से रिमूव कर दीजिए। तो आपने अवकलन किया, आर हटा दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने 2 बार क्यों नहीं किया? एक बार क्यों करके रोक दिया आपने? क्योंकि 2 बार करने से आर वापस तो नहीं आ जाता ना कहीं पर। एक बार अवकलन करने से आर हट जाता है, पर 2 बार अवकलन करने से आर वापस भी नहीं आता। अभी भी आर हटा ही है, तो इसको क्यों मान रहे हो? इसको भी मानो। तो फिर तीसरी बार अवकलन करेंगे आर वापस आएगा क्या? तो उसको भी मानो। चौथी बार अवकलन करेंगे आर वापस आएगा क्या? तो उसको भी मानो। तो असंख्य बंद हो गए। नहीं समझ आया? कुछ प्रॉब्लम समझ में आई? ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर सुनिए ध्यान से। पिछली एक्सरसाइज में आपने 2 चीजें देखी, हल और उसकी अवकल समीकरण। याद है कुछ आपको? अब आप मुझे ही खुद बताइए, जब आपने पिछली एक्सरसाइज में 2 बातें पढ़ी, एक हल देखा और एक उसी की अवकल समीकरण पढ़ी, तो अब आप ही मुझे बताएं कि जब हम एक क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाते थे कि n कोटि वाले अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है? n, याद आया कुछ? n कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या n। तो बताओ 2 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या 2, पक्का बिल्कुल। 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या 3।
एक कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में अचरों की संख्या एक। ये नहीं कहा आपने। एक कोटि का अवकल समीकरण है तो उसका जो व्यापक हल होगा उसमें कितने अचर होने चाहिए? फिर आवाज नहीं आई। एक ही तो होना चाहिए। तो अगर एक कोटि का अवकल समीकरण हो तो एक ही स्वेच्छाचर होना चाहिए। इसमें कितने स्वेच्छाचर हैं? बताइए कितने स्वेच्छाचर हैं? एक। तो इसकी जो अवकल समीकरण बनेगी उसकी कोटि कितनी होनी चाहिए? एक। तो इसकी कोटि एक है। क्या इसकी कोटि एक है? नहीं है। गलत। और इतनी ज्यादा गलत कुछ कहने की बात नहीं, इतनी ज्यादा गलत। और आप 3 बार भी नहीं कर सकते, अब 4 बार भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतने ही ऑर्डर की हमको इक्वेशन चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं चलेगी। अब आप बताएं, आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि हमने 2 बार क्यों ना किया? 2 बार करने से यार वापस नहीं आता। 3 बार भी नहीं किया और उससे तो वापस नहीं आता। तो 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार करो तो ऐसे तो बहुत हो जाएंगी। अब आपको समझ में है कि एक बार ही क्यों करना है। तो जितने स्वेच्छाचर मिलेंगे उतनी ही बार, उतनी ही कोटि इसकी होनी चाहिए। अगर 2 स्वेच्छाचर हमको यहां मिलेंगे तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसकी कोटि कितनी होनी चाहिए? 2। यानी कि उसमें 2 बार तक अवकलन मौजूद रहना चाहिए। और जिस इक्वेशन में 3 स्वेच्छाचर आपको मिल जाएंगे उसकी अवकल समीकरण में कितने कोटि की अवकल समीकरण वो होनी चाहिए? 3। अब देखो पिछली एक्सरसाइज का नॉलेज यहां काम आया, इसलिए हम कहते थे ना आपसे कि ध्यान से समझो, ये आगे काम आएगा। ठीक है, नोट कर लें अब आप इसको। हम लोग अब चलते हैं। अभी अभी हमने सीखा है, क्या सीखा? कि एक कर्व की इक्वेशन, एक सॉल्यूशन दिया होगा हमको और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते ही क्यों है, अभी ये सीखा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा ये करने का। कि हमारे पास एक कर्व होगा, कर्व होगा मतलब एक सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी बनाना है। प्रोसीड्यूर क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, वर्किंग मेथड क्या होगा उसका। किस चीज का वर्किंग मेथड? कि आपको एक सॉल्यूशन दिया होगा, सॉल्यूशन मतलब क्या दिया होगा? कर्व। एक कर्व दिया होगा और उस कर्व की फैमिली की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। तरीका समझ आया? यही तो हमने करके दिखाया अभी आपको। उसके लिए आपने भी अभी अभी देखा, 2 चीजें हमको ध्यान रखनी है बस। पहली चीज आपने क्या देखी कि उस कर्व में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था आपने उसको हटाने का प्रयास किया। हटाया कि नहीं हटाया? दूसरा क्या ध्यान में रखा? ध्यान में रखा कि हमारे हल में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतने ही कोटि की हमारी अवकल समीकरण होने चाहिए। 2 बातें बस आपको याद रखें। अगर ये 2 बातें आपको याद रह गई तो दुनिया का कोई भी कर्व आपको दे दिया जाएगा, आप उसके अवकल समीकरण बड़ी जल्दी बना सकते हो और बिल्कुल सही इक्वेशन बना सकते हैं आप। कौन सी 2 बातें? कि जो कर्व हमको दिया जाएगा उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, पहले तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को क्या करना है? हटाना होगा। दूसरा काम क्या करना है? हटाते हटाते इस कदर हम भूल मत जाएं कि वो इक्वेशन हमारी 5 ऑर्डर की चली जाए, बन जाए। ये भूलना भी नहीं है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हटाने भी है और अवकल समीकरण जो बने उसका ऑर्डर भी उतना ही होना चाहिए जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। तो अगर हमारे कर्व में एक स्वेच्छ अचर है तो जो अवकल समीकरण बने वो एक कोटि की बन जाए बस। हमारे वक्र में अगर 2 स्वेच्छ अचर हैं तो उसकी जो अवकल समीकरण बने वो 2 कोटि की हो। अगर 3 स्वेच्छ अचर हैं हमारे वक्र में तो 3 कोटि की अवकल समीकरण बने। 3 कोटि की बने और उसके साथ स्वेच्छ अचर हट भी जाएं
दो ही काम आपको करने हैं, मैं वो काम लिख देता हूं कि क्या करने हैं। वक्र से सभी स्वेच्छ अचर हटाने हैं। वक्र से सभी स्वेच्छ अचर एलिमिनेट करने हैं, आपको गायब करने हैं। ठीक है, और बताइए दूसरा काम क्या करना है, बोले। वक्र में जितने स्वेच्छ अचर हों अवकल समीकरण भी उतने ही कोटि की होनी चाहिए। वक्र में जितने स्वेच्छ अचर हों उसके अवकल समीकरण में, वक्र में जितने स्वेच्छ अचर हों उसके अवकल समीकरण में या उसका अवकल समीकरण उतने ही कोटि का होना चाहिए, उतने ही कोटि का होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया आपने। वक्र से पहला आपको काम क्या करना है, वक्र से सभी अचर, सभी स्वेच्छ अचर गायब करने, एलिमिनेट करने आपको। और वक्र में जितने स्वेच्छ अचर हो उसका अवकल समीकरण उतने ही कोटि का होना चाहिए। उतने कोटि का होना चाहिए यानी कि उतने ही बार उसका क्या शामिल होना चाहिए, अवकलन। तो अगर दो स्वेच्छ अचर हैं तो उसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शामिल होना चाहिए। अगर एक स्वेच्छ अचर है तो डी डी एक्स ऑफ वाई शामिल होना चाहिए। तीन स्वेच्छ अचर हैं तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब शामिल होना चाहिए। तीन बार अवकल गुणांक शामिल होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये हमारा वर्क है। अब ये करना कैसे है, कैसे करना है, क्वेश्चन बात ये आई कि करना ये दो काम है पर कैसे करना है। तो आप जानते हैं हमारा क्या जवाब होगा, जैसे आप कर पाए। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, इसके लिए कोई बंधन नहीं है कि आप जोड़ के करो, घटा के करो, गुणा करके करो, भाग दे के करो, स्क्वायर करके करो, घन करके करो। देयर इज नो एनी बाउंडेशन। ये दो काम जिस बार कर दिया करेंगे उसके अवकल समीकरण आपको मिल जाया करेगी। प्रोसीजर अगर थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो सुन सकते हैं आप कि ये दो काम हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको कोई ना कोई इक्वेशन दी जाएगी, जो इक्वेशन दी जाएगी सबसे पहले आप काउंट कर लें कि उसमें कितने स्वेच्छ अचर हैं। हमने देखा कि एक इक्वेशन है और उसमें दो स्वेच्छ अचर हमको मिले। तो एक इक्वेशन तो हमको ये दे दी गई, नंबर वन तो हम इसी को मान लिया करेंगे पहले। कुछ समझ आ रहा है आपको? एक जो हमें दी जाएगी कर्व, उसी को हम एक इक्वेशन मान लेंगे। इसके बाद क्योंकि हमने इसमें बताया कितने स्वेच्छ अचर हैं, इसमें दो स्वेच्छ अचर हैं। अगर इसमें दो स्वेच्छ अचर हैं तो आपकी अवकल समीकरण कितने कोटि की होनी चाहिए, दो, यानी कि दो बार का अवकल गुणांक उसमें शामिल होना चाहिए। तो आप इसको दो बार अवकलन कर दोगे। एक बार अवकलन करेंगे आप इसको एफ डैश एक्स मिलेगा, एक इक्वेशन ये। लेकिन हमें तो पता है कि दो स्वेच्छ अचर है तो कितने अवकलन तक चलना है, दो बार तक। एक बार और कर देंगे हम एफ डबल डैश एक्स इक्वेशन 3। अब टोटल कितनी समीकरणें हो गई आपके पास, 3। अब आपकी मर्जी है, ले जाओ तीनों को, जो मर्जी करो, बस हमें एक ऐसी समीकरण बना के दीजिएगा आके जिसमें अचर मत रह जाए। दो ही काम तो करने थे, अवकलन तो हमने उतनी ही बार कर लिया है। अब हमको क्या करने हैं, अचर गायब करने हैं। तो अब ये तीनों इक्वेशन आपके हाथ में है, आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, वर्ग करो, क्यूब करो, इसका मान उसमें रखो, उसका इसमें रखो, जो मर्जी आप करो, बस हमें अचर नहीं रहने चाहिए इक्वेशन में। या अवकलन करते वक्त ही कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि अचर अपने आप हट जाए।
2 बार अवकलन भी हो जाए, अचर भी हट जाए, हमें बस इतना ही, यही दोनों काम ही है हमारे बस, और इसके अलावा हमारा कोई वर्क ही नहीं है। क्या तरीका आपको समझ आया? अगर एक स्वेक सचर है तो क्या करना है बताइए? एक इक्वेशन तो जो दी गई है उसको नंबर 1 कर देंगे। एक स्वेक सचर है तो क्या करना है? एक बार अवकलन करना, एक से ज्यादा बार नहीं करना। एक बार अवकलन किया, एक दूसरी इक्वेशन भी मिल गई। अब कितनी समीकरण है आपके पास? 2। 2 समीकरणों से मिला के हटाना क्या है? एक स्वेक सचर केवल, बस जैसे हटा पाओ वैसे हटा लो आप। यही तो इन क्वेश्चंस की सबसे ज्यादा अच्छाई है कि इसमें आपको कोई प्रोसीजर, कोई मेथड याद नहीं रखना पड़ता, और इसके लिए भटकना नहीं, जो मर्जी करो, बस जितने अस्वेक सचर हैं उतनी बार अवकलन करने के बाद सभी समीकरणों से मिलाकर आप उनके कांस्टेंट रिमूव करने की बस कोशिश करते रहिए। हट जाएंगे तो जो फाइनल इक्वेशन आपको मिल जाएगी वही उस कर्व की अवकल समीकरण बन जाएगी। समझ आया कुछ आपको? इसका मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। एक एग्जाम्पल देखिए, आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो एक एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा। दिखा सभी लोगों को? एग्जाम्पल नंबर 4 मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए। वक्रों के कुल y इज इक्वल टू mx। आपको वक्रों की एक फैमिली दी गई है, फैमिली ऑफ कर्व, वक्रों की कुल की एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू mx। वक्रों के कुल y इज इक्वल टू mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करिए, जबकि mx एक सचर है। उन्होंने क्या पूछा कि वक्रों के कुल y बराबर mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करो, जिसमें कि mx एक सचर है। अब हमको इसकी अवकल समीकरण बनानी है। सबसे पहले हमने देखा, हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। हमने देखा कितने स्वेक सचर हैं, तो हमारा काम क्या है? एक बार अवकलन करना है और कुछ करके इस m को हटाना है, बस ये गायब हो जाना चाहिए। कुछ भी करो, एक बार अवकलन और m गायब, चाहे जो करो। अब देखो हमारे पास कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका बहुत अच्छा है, उसको भी देखो। एक बार अवकलन चाहिए और m हट जाना चाहिए, यही 2 बातें चाहिए। हम करंट चाहिए इससे, उसे तो आपको कोई मतलब नहीं है ना। देखो x हम इधर ले आए इज इक्वल टू m। अब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें भागफल वाला सूत्र लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है? हर इंटू अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर स्क्वेयर इज इक्वल टू m इज अ कांस्टेंट नंबर और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। क्या करना था आपको? एक बार अवकलन m गायब, एक बार अवकलन हमने किया m गायब, काम हो गया। बस थोड़ा सा सीधा करके इसको लिख भर दो। ये अगर हम उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा हमको? x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया अवकल समीकरण। और ये ऐसे सभी सरल रेखाओं के कुल की अवकल समीकरण है जिसकी ये सॉल्यूशन है। अब आप चेक करें, यही आपका आंसर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, और देखिए एक मेथड और चेक करते हैं, और हम आपको दूसरा मेथड भी करके दिखाते हैं जो हमने यहां बताया था। क्या बताया कि y इज इक्वल टू एम एक्स आपको दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1 माना। एक बार अवकलन m एलिमिनेशन करना है, एक बार अवकलन कर दीजिए तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू m। ये इक्वेशन नंबर कौन हो गई? 2, क्योंकि x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1। अब
दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन से आप कुछ भी करो बेटा, बस m हटाओ। अब हमारे पास यहां भी बहुत सारे तरीके हैं, हम चाहें तो m की ये वैल्यू ही उठा के यहां लिख दें जाके। अगर हम सीधे वैल्यू लिख देंगे तो y इज इक्वल टू m की जगह पर ये वाला x और उसके साथ d dx ऑफ y, इधर ले आओगे तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स डी dx ऑफ y इज इक्वल टू 0। यही तो यहां पर आ रहा है। आप सोचेंगे कहां आ रहा है, तो माइनस से गुणा करवा दो, या तो इसको उधर भेज दो, x इंटू डी dx ऑफ y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये भी पसंद नहीं आया आपको, हटाओ। m हटाना है ना, भाग दिला दो, एक में 2 से डिवाइड कर दो, y अपॉन डी dx ऑफ y इज इक्वल टू x। भाग देंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, y इज इक्वल टू x डी dx ऑफ y, इसको उधर भेज दीजिए तो x डी dx ऑफ y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे भी आ गया। काम सिर्फ यही दो करने हैं हमको, बस। तरीका क्या है तो आप देख तो रहे हैं, हमने एक नहीं 3 तरीके यूज किए, 1 2 3, ऐसे और बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ये करना है आप चाहे जैसे करिए जाके, बस मैंने आपको इतना कहा। कर लेंगे आप, तो ये नोट करना चाहेंगे आप, नोट करिए। एग्जाम्पल 5 में लिखा है वक्रों के कुल y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी, जिसमें a, b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। आपको वक्रों के एक कुल की समीकरण दे दी गई है, y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी, और आपको कहा गया, बताया भी गया कि इसमें a और b दो स्वेच्छ अचर हैं। अब इसके कुल की अवकल समीकरण बताओ। अब बताइए कितने स्वेच्छ अचर दिखे आपको, 2। तो करना क्या है, हटाने भी है अचर दोनों, और 2 बार तक अवकलन भी करना है हमको। तो एक तो हम इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन x के सापेक्ष करोगे, डी dx ऑफ y इज इक्वल टू a इज कांस्टेंट साइन x प्लस b का अवकल गुणांक cos x प्लस b, और फिर x प्लस b का करोगे तो 1। छोड़ दो इक्वेशन 2, बस एक ही बार अवकलन करना है क्या, 2 बार तक करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से इसका अब x के सापेक्ष अवकलन करिए आप, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी का माइनस साइन एक्स प्लस बी। 2 में से एक काम तो हमने कर लिया, कौन सा काम कर लिया बताओ, 2 बार अवकलन करने का काम कर लिया, एक काम बाकी है, क्या करना, अचर हटाना। अब आपके पास 3 समीकरण हैं और अचर कितने हटाने हैं, 2। जो भी तरीका लगाना हो आप लगाइए, सबसे बेस्ट मेथड आप देख लें, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। ए साइन एक्स प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बचा कहीं अचर, कितना गजब हुआ ना, एक बार में ए और बी दोनों गायब। अब आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि क्या ऐसा भी कर सकते हैं, तो हमने आपको क्या बताया था, अवकलन करना है 2 बार, अचर हटाने। अब अचर हटाने के साथ ये भी हट गया तो हम क्या करें, अचर हटा कि नहीं हटा, गेहूं के साथ घुन पिसता है, ठीक है। दूसरा ये भी सोच सकते हैं आप कि इसका तो यूज ही नहीं किया, ये भी आप सोच सकते हैं कि इसका तो यूज ही नहीं किया। क्या जब हमने नियम लिखे थे तो ये लिखा था कि सब समीकरण को यूज जरूर करना, हमने 2 काम लिखे थे, अवकलन 2 बार करना, अचर हटाना। यूज सबका करो, चाहे एक का करो, चाहे जिसको करो। आप समझ नहीं आ रहा है। और अब आप देखें, दिस इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 5। प्लीज सी द एग्जाम्पल नंबर 6।
इसके बाद नोट करिएगा, ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करिए। ध्यान से सुनिए, आपकी किताबों में भी क्वेश्चन है, ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर हो। अब हमको तो और समीकरण कुछ नहीं दिया आपको, देखो, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी है वो हम सबको मालूम है कि ऐसे दीर्घवृत्त के कुल की समीकरण जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हो और केंद्र मूल बिंदु पर हो, उनके समीकरण क्या होते हैं। ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल की समीकरण जिनकी नाभियां, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल की समीकरण जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर तथा उनके केंद्र मूल बिंदु पर हों। क्या आप सभी को याद है, फोकस एक्स एक्सिस पर हो और केंद्र मूल बिंदु पर हो। ऐसे दीर्घवृत्त किस तरह से बनते थे? ऐसे ही तो बनते थे बेटा, इस तरह से। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ये जितने भी आप इलिप्सिस देख रहे हो यहां पे, ये सबका केंद्र मूल बिंदु पर है और सबकी नाभियां ऐसे कहां पर आएंगी? एक्स अक्ष पर। तो इस तरह का दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता था, याद करिए, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, इसमें एक चीज अंडरस्टूड होती थी कि अगर ऐसा है तो ए इज ग्रेटर देन बी होगा। क्या होता था? ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में केवल आपकी जानकारी दी गई है। इस क्वेश्चन में आपको समीकरण नहीं दी गई थी, लेकिन जब उन्होंने जानकारी दी तो हमने समीकरण अपने आप से बना ली। तो ऐसा भी होगा, हर बार वो समीकरण आपको दें ऐसा जरूरी नहीं है। आपको किसी किसी क्वेश्चन में नॉलेज दे देंगे, उस नॉलेज के बेसिस पर आप इक्वेशन उसकी बना लीजिए। समझ आ गया? ठीक। अब ये इक्वेशन है, बताइए कितने स्वेच्छ अचर हैं? 2, ए और बी। तो कितनी बार अवकलन में जाना है? 2 बार। और अचर को सबको क्या करना है? हटाना है। स्टार्ट करते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2x अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y डी डी एक्स ऑफ वाई अपॉन बी स्क्वायर। 1 का क्या होगा? 0। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। आपको अचर भी हटाने और 2 बार अवकलन करना है। एक बार चांस बचा है अवकलन का और अचर भी हटाने हैं आपको। आप चाहें तो यहीं पर कुछ अपना ऐसी तिकड़म लगा सकते हैं कि अचर भी हट जाए और 2 बार तक अवकलन में भी पहुंच जाए। क्या कर सकते हैं? देखो, इसको उधर भेज देते हैं। 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। 2 से 2 कैंसल कर दिया हमने। ठीक है, हमने ये x लिखा, ये y डी डी एक्स ऑफ वाई यहां ले आए, इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको उधर भेज दिया, ये अपॉन में बना ही रहा, माइनस भी बना रहा। अब बताएं, नहीं समझ में आई बात? 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अभी हमारे पास एक बार अवकलन करने का चांस था, अभी हमने वो वाली लाइफ लाइन अपनी यूज नहीं की है। एक बार अभी अवकलन हम कर सकते हैं, अब करेंगे।
समझ आया? तो आप करेंगे तो यहां पर अंश और हर का फॉर्मूला लगेगा, और इधर पूरा क्या है, अब एक बार करना भी है, अचर हटाने भी है। अब आप करके देख लो, एक ही बार में अचर हटा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। चलिए कर देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर? तो हम ये नहीं देखते कि इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसका क्या तरीका यूज होगा, हम कुछ याद नहीं करते, हम बस यही ध्यान रखते हैं कि अवकलन भी 2 बार होगा और अचर भी हटने चाहिए। बस चाहे जैसे करो, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे करिए। करिए। हर इंटू अंश का फॉर्मूला होता है ना, भिन्न वाला। क्या फॉर्मूला होता है? हर अंश का अवकलन। तो हर कितना है? y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। हर इंटू अंश का अवकलन, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। इसका अवकलन करेंगे बेटा। जब इसका अवकलन करेंगे तो इसमें देखो 2 फलन गुणनफल में है, इसमें प्रथम द्वितीय लग जाएगा। तो लगाइए प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक क्या होगा? y का dy बाई डी एक्स। ये हमने यहां लिख दिया। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन किया तो हर में मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगा, अपॉन हर स्क्वेयर y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 बिकॉज योर राइट हैंड साइड इज टोटली कांस्टेंट, सो द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0। आ गया 0। ठीक, इसको उधर भेज दो, जरूरत नहीं है, इक्वेशन चाहिए हमको। हमने भेजा y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करा दो, x इंटू वाई इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। फिर माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस यही अवकल समीकरण आ गई। ना समझ में आया तो चाहे जैसे करो आप, बस 2 काम ध्यान रखो वो आपको करने। तो हमने एग्जांपल 5 और 6 भी आपको बताए। अब आपकी ड्यूटी ये है कि एग्जांपल नंबर 7 और 8 आप सॉल्व करें। बुक से देख के मत सॉल्व करिए क्योंकि एग्जांपल उसमें सॉल्व है, तो उसकी हेल्प मत लीजिए। आपको तरीका मालूम है, आप उससे करिए। और बाकी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।